स्वागत है आपका अपनी सफलता की क्लास में और मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। अब तक हम सरस्वती पांडे की पुस्तक में भाषा विज्ञान के तहत आदिकाल भाषा, मध्यकालीन भाषा और आधुनिक आर्य भाषाओं को पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग अपभ्रंश भाषा को, प्राकृत भाषा को, पाली भाषा को पढ़ चुके हैं। और हमने इसकी पिछले वीडियो में बोली को पढ़ा था, हिंदी की प्रमुख बोलियां। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की प्रमुख लिपि। लिपि का विकास क्रम, कौन कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं देर न करके। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, इसके अंतर्गत हम अभी भाषा विज्ञान को पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम हिंदी साहित्य, फिर पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र को पढ़ेंगे। लिपि। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, लिखित भाषा में मूल ध्वनि के लिए, ठीक है, मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह मान लिया गया वे क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, वर्ण जैसे ये है आपका वर्ण हो गया, जिस रूप में लिखा जा रहा है ये क्या हो गया है, ये लिपि हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो ये अवस्था जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका क्रम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट के टीजीटी, पीजीटी, हायर, और अभी हाल ही में अगर आपने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है तो उसमें देवनागरी लिपि का क्रम पूछा था, प्रारंभ से अभी तक देवनागरी लिपि कैसे प्रस्तुत हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं चित्रात्मक लिपि है प्रथम है, फिर प्रतीक लिपि आई। ठीक है, चित्रात्मक लिपि में चित्रों को बनाया जाता था उसमें, ठीक है, इस प्रकार से चित्र बने रहते थे। फिर प्रतीक लिपि आई, फिर भाव लिपि आई, भावों के अनुसार उसमें वर्णन होता था। फिर ध्वनि लिपि आई। यहाँ फिर ध्वनि लिपि का भी दो प्रकार से वर्गीकरण हुआ है। कैसे हुआ है, एक अक्षरात्मक लिपि है, एक वर्णनात्मक लिपि है। ठीक है, वर्णात्मक लिपि है अर्थात वर्णों के द्वारा, जैसे वर्ण हो गए आपके क, ख, ये वर्ण हो गए, और अक्षर। अब आप सोच रहे हैं अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है। ठीक, तो वर्ण देखिए क्या है कि ये स्वर को मिलके बनते हैं, स्वर को मिलके बनते हैं, और अक्षर जो होता है स्वर रहित होता है। ठीक, अभी आप सोचेंगे ये भी तो अक्षर है और ये भी अक्षर है, ये भी वर्ण कहलाता है। तो इसमें यही बस शून्य मात्र का अंतर है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक है, रोमन लिपि वर्णात्मक है। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थी। कौन कौन सी देखिए, पहला है सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। ठीक, और सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी में मांटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध काल के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त सीलों पर मिले थे। तो ठीक है, देखिए सिंधु घाटी लिपि कहाँ मिली थी यहाँ पर बताया गया है। आगे है डिरीजर। ठीक है, डिरीजर महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट अर्थात भाव ध्वनि मूलक लिपि कहा है। तो यहाँ यही प्रश्न बन सकता है कि भाव मूलक, ठीक है, भाव ध्वनि मूलक लिपि किसको कहा गया है, तो सिंधु घाटी लिपि को कहा गया। किसने कहा है, डेरिंजर महोदय ने। आगे बढ़ते हैं हम। सिंधु घाटी लिपि की ध्वनि चिन्हों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, इनके चिन्हों की मतलब कितनी संख्या है, जैसे अपने हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, तो आप इसका कमेंट के माध्यम से जरूर उत्तर दें। आगे यहाँ देखिए बढ़ते हैं। हंटर ने कितना माना है, हंटर ने माना है 253। ठीक है, यहाँ सिंधु घाटी लिपि की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सिंधु घाटी लिपि, ठीक, इसकी बात हो रही है। और लैंगडन ने माना है 228, गैड और स्मिथ ने 396। ठीक है, यहाँ पर इन लोगों ने इस प्रकार से माना हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं। खरोष्ठी लिपि। ठीक, खरोष्ठी लिपि का प्राचीनतम नमूना पश्चिमोत्तर भारत के शहबाजगढ़ी अर्थात पंजाब की यूसुफजई जिला। ठीक है, अगर आप भारत का मानचित्र देखे होंगे तो उसमें इस तरफ जो ऐसे एरिया बना है ऐसे इधर, तो इस एरिया की बात हो रही है, जिधर पाकिस्तान, गुजरात और आपका राजस्थान और ऊपर इधर पंजाब एरिया आता है, वहां की बात हो रही है कि पश्चिम
पश्चिमोत्तर भारत में यूसुफजई जिला जो है पंजाब का और मानसेरा पंजाब का हजारा जिला, ये 2 जिले हैं में अशोक के अभिलेख में प्राप्त हुआ था। तो देखिए प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न ये बनता है कि खरोष्टी लिपि का प्राचीनतम नमूना कहाँ से मिला है। तो आप इस उत्तर को दम याद रखिए और इसे नोट कर लीजिए। अब अशोक के अभिलेख में मिलता है और ये अभिलेख कहाँ पे मिला था, पंजाब राज्य में मिला था। ठीक, अगर जिलों का नाम पूछता है तो आप यूसुफजई जिला और हजारा, इन 2 जिलों को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। खरोष्टी लिपि के नामकरण में के संबंध में विद्वानों का क्या अभिमत है। अब यहाँ पे विद्वान दिए हैं और उनके अभिमत अर्थात कथन या मत दिए गए हैं। चीनी कोश फावान सुलिन ने खरोष्ट नामक व्यक्ति थे। ठीक है, कैसे खरोष्टी लिपि का विकास हुआ है, इसमें क्या मत दिया है, तो खरोष्ट नामक एक व्यक्ति से माना है। और डॉक्टर राजबली पांडे, इनका तो बार बार पूछा जाता है, और सुनीति चटर्जी का। ठीक, तो इन्होंने खर अर्थात गधे के ओष्ठ के समान, ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये आया हुआ प्रश्न टीजीटी नेट में भी आया हुआ प्रश्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर नोट कर ले कि डॉक्टर राजबली पांडे ने खरोष्टी लिपि का कैसे विकास माना है। ठीक, यहाँ पे कैसे माना है, नामकरण कैसे हुआ था, खरोष्ट अर्थात घर गधे की ओष्ठ के समान से माना है। डॉक्टर सुनीति चटर्जी, ठीक है, सुनीति चटर्जी ने खरोशी से खरोष्टी बना लिया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं। खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है। किधर से लिखी जाती है, दाएं से बाएं। ठीक, इधर से शुरू होती है। और हम देवनागरी लिपि हम कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं चलती है। तो आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अभी आप जो पढ़ रहे हैं लिपि, ये देवनागरी लिपि है। ठीक, इसको जो पढ़ रहे हैं, देखिए ये बाएं से ही दाएं लिखी है ना, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसमें 37, ठीक है, 37 वर्ड होते थे, जिसमें देखिए स्वर और व्यंजनों की संख्या बताया है, 5 स्वर 11 व्यंजन होते थे, तथा इसमें संयुक्त अक्षर का सर्वथा अभाव होता था। अब संयुक्त अक्षर क्या होता है, जैसे आप देखेंगे छत्री, ठीक है, ये छत्री हो गया, किन अक्षरों से मिलके बना है, ये बना है आपका क प्लस मूर्धन्य स से। ठीक, इस तरह से ये संयुक्त अक्षर है। ब्राह्मी लिपि, ठीक है, अब यहाँ हम ब्राह्मी लिपि के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपलारा के स्तूप तथा अजमेर जिले के वर्ली गांव के शिलालेख में मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आया हुआ प्रश्न है ये। ब्राह्मी लिपि के नामकरण का संदर्भ प्रमुख मत निम्न है। ये जो मत है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आए हुए प्रश्न इन्हीं में से प्रश्न आते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने थंबनेल में लगाया हुआ है कि लिखा हुआ है कि अधिकतर प्रश्न इसी पुस्तक से आते हैं। लगभग मान के चलिए 60% प्रश्न जो हैं इसी में से आते हैं। बाकी अगर आपके और पुस्तकें लगाए हैं, रचनाकारों की रचनाएं लगाएंगे तो उन्हें भी पढ़ना अनिवार्य है। लेकिन अगर आप हिंदी का पढ़ने का प्रारंभ कर रहे हैं या उच्च स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जरूरी है। तो देखिए इसमें प्रमुख मत क्या दिए गए हैं यहाँ पे कि ब्राह्मी लिपि के नामकरण के संदर्भ में प्रमुख मत निम्नलिखित हैं। क्या है, तो देखिए पहला है कि ब्रह्मा द्वारा निर्मित लिपि ब्राह्मी कहलाई। ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आया हुआ प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि का उत्पत्ति कैसे मानी गई है। तो यहाँ पे इस उत्तर को आप जान लीजिए कि ब्रह्मा द्वारा निर्मित लिपि से। ब्रह्मा वेद या ज्ञान की रक्षार्थ लिपि ब्राह्मी कहलाई। तीसरा है ब्राह्मणों द्वारा निर्मित। ठीक है, यहाँ पे ब्राह्मणों द्वारा, देखिए प्रश्न कैसे आते हैं कि एक प्रश्न ये बन सकता है कि ब्राह्मी लिपि का नामकरण किस प्रकार से नहीं रखा जा सकता। तो देखिए पहला होगा ब्रह्मा द्वारा रहेगा, दूसरा वेदों द्वारा, तीसरा ब्राह्मण द्वारा, और एक आंसर कुछ और दे देगा तो उसको आप गलत लगाएंगे। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी कहलाई। चीनी विश्वकोश फास्वान सुलीन, ठीक है, ये एक पुस्तक का नाम है, विश्वकोश पुस्तक है ये, जो कि 668 ईस्वी के अनुसार ब्रह्मा नामक आचार्य के आधार पर ब्राह्मी कहलाई। ठीक, इनके एक आचार्य थे, उन्हीं के नाम पर ब्राह्मी लिपि ये कहलाई। अगला मत क्या है, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर मुख्यतः 2 मत प्रचलित है, अर्थात 2 सर्वमान्य मत हैं। ठीक है, अब 2 सर्वमान्य मत क्या है, यह भारतीय लिपि है और यह विदेशी लिपि है। ठीक है, मतलब दोनों इसको मान लिया गया, भारत की भी लिपि है और विदेशी लिपि है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई है। इस वर्ग में भी अनेक मत प्रचलित हैं। अब क्या मत प्रचलित है देखते हैं हम। निम्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत प्रचलित है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और इससे प्रश्न आते हैं। चलिए हम देखते हैं कि एडवर्ड थॉमस द्वारा क्या मत है कि मूल आविष्कारक इसके द्रविड़ थे। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे बनेंगे कि द्रविड़ों द्वारा ब्राह्मी लिपि का आविष्कारक कौन है? तो एडवर्ड थॉमस ने माना है। जगत मोहन वर्मा, वैदिक चित्रलिपि से ये व्युत्पन्न हुई है। ठीक है, अगला है श्री आर श्याम शास्त्री ने कैसे माना है? सांकेतिक चिन्हों से व्युत्पन्न इसकी मानी है, अर्थात उत्पत्ति मानी है। डॉक्टर राजबली पांडे, देखिए इन्होंने क्या माना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक भोलानाथ तिवारी, ठीक है, राजबली पांडे ने सिंधु घाटी लिपि से इसे विकसित माना है। डाउसन, कनिंघम और लसन, ठीक है, ये कनिंघम द्वारा भी पूछा जाता है पेपर में। तो इन्होंने क्या माना है? आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से ये विकसित हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हम देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इन्होंने किस प्रकार से माना है? इन्होंने माना है हड़प्पा मोहनजोदड़ो की लिपि से यह विकसित हुई थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये मित्रों, आप इन मतों को बहुत ध्यान से पढ़ें और इसे जरूर याद कर लें। आगे बढ़ते हैं कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विदेश से हुई है। इस वर्ग में भी अनेक मत हैं जो कि निम्नवत हैं। अभी आपने देखा था कि भारतीय और विदेशी मत थे। आगे बढ़ते हैं। ये विदेशी विद्वानों द्वारा मत प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए कैसे कैसे है कि डॉक्टर अल्फ्रेड मूलर और जेम्स प्रिसेप और सेनार्ट ने क्या माना है? इनका क्या मत है? यूनानी और फोंसी से ये उत्पन्न हुई है। और डॉक्टर बुलर जो कि पूछे जाते हैं, डॉक्टर डेविड डिरिंजर, इन्होंने उत्तरी सामी से उत्पन्न माना है। ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये आया हुआ प्रश्न है टीजीटी और पीजीटी एंड नेट में। ठीक है, नेट में ये आया हुआ प्रश्न है कि उत्तरी सामी से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति किसने माना है? तो किसने माना है? डॉक्टर बुलर ने माना है। इस प्रकार से जो प्रश्न आए हैं मैं उसका भी आपको बताते चल रही हूँ। आगे देखिए क्या है। तीसरा है टेलर, डिके और कैनन। ठीक है, कैनन इन्होंने किससे माना है? दक्षिणी सामी से इसकी उत्पत्ति मानी है। अगला है वेबर, बेनफे और जेनसन, इन्होंने कैसे माना है? फोंसी से इसकी उत्पत्ति मानी है। इस प्रकार से सभी मत पता चल गए हमें। आगे हम बढ़ते हैं। प्रोफेसर वूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर हैं, 41 अक्षर थे, 9 स्वर थे और 32 व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राह्मी लिपि, ये प्रश्न आ सकता है और आया हुआ भी है कि प्रोफेसर वूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में कुल कितने अक्षर थे? तो कितने अक्षर थे? 41 अक्षर थे, 9 स्वर थे और 32 व्यंजन थे। अब यहाँ पे देखिए ब्राह्मी लिपि का विकास इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। देखिए यही क्रम आया हुआ है पेपर में, क्रम लगाने को कि पहले कौन सी लिपि आई। ठीक है, पहले खरोष्ठी थी, फिर ब्राह्मी थी, अब इसके बाद आएगी आपकी देवनागरी। ब्राह्मी लिपि को 2 भागों में बांटा गया है, दक्षिण शैली और उत्तरी शैली। ठीक है, दक्षिण में कौन? दक्षिणी राज्य की भाषाएं आ रही हैं, लिपियां आ रही हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ था। और उत्तरी शैली में गुप्त लिपि, ठीक, गुप्त लिपि है। एक आती है आपकी कुटिल लिपि जो बार बार पूछा जाता है, ये यहाँ उत्तरी भारत से संबंधित ये है। सिद्ध मात्रिक या कुटिल लिपि, इसके 2 नाम हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसके 2 नाम हैं। और अब देखिए देवनागरी लिपि का विकास क्या था, यही देखिए इसका विकास क्रम है और यही पेपर में आया हुआ था कि देवनागरी लिपि का क्या विकास क्रम है। तो पहले गुप्त लिपि थी, फिर कुटिल लिपि थी, फिर देवनागरी लिपि थी और 10वां क्या बन गया? 10वीं सदी में शारदा लिपि बन गई थी। तो कमेंट के माध्यम से जरूर उत्तर दीजिएगा कि किसके किसके ये प्रश्न सही हुए हैं। सिद्ध मात्रिका लिपि को डॉक्टर वूलर ने न्यून कोड़ी लिपि नाम दिया है। यही लिपि कालांतर में कुटिल लिपि नाम से प्रसिद्ध हुई है। ठीक है, अब यहाँ आप जान गए कुटिल लिपि किसका नाम है? न्यून कोड़ी लिपि जो थी उसी का नाम कुटिल लिपि रख दिया गया है। सन 588, ठीक है, 588 अर्थात 588 588 से 89 ईस्वी का बोध गया का अभिलेख सिद्ध मात्रिका लिपि में ही लिखा गया है, अर्थात कुटिल लिपि में ही लिखा गया है इसको। ठीक है, बोध गया का जो अभिलेख है वो किस में लिखा गया है? कुटिल लिपि में। तो यहाँ आपको इसके क्रमों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
ठीक है, इस क्रम को लिखिएगा जरूर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुप्त लिपि, ठीक, फिर कुटिल लिपि आती है, फिर आपका देवनागरी लिपि आती है, फिर ये आता है आपका शारदा लिपि। आगे बढ़ते हैं अब हम देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली में चौथी और 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। ठीक है, यहाँ ये देखिए क्रम दिया हुआ है। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रम पूरा अच्छे से समझा दिया है। तो ये पुस्तक देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे सभी थ्योरी जितनी पुस्तकें हैं आपकी, रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर बच्चन की, डॉक्टर नगेन जी की पुस्तकें हैं, उन सभी पुस्तकों से कथनों को हूबहू संकलन कर लिया गया है। तो ये आपके किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। इसीलिए मैंने इस क्लास का नाम सफलता का क्लास रखा है। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ें, पूरा अच्छे से लगभग 4-5 बार पढ़ें, तो जरूर आपको सफलता हासिल होगी, ये मेरा विचार है। आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। ठीक है, क्या मत है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी का नामकरण हुआ है। अब देखिए नागरी का नामकरण कैसे कैसे हुआ है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ जो था ललित विस्तार, जो बहुत प्रसिद्ध ये ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इसमें इसे नाग लिपि माना गया है। ठीक, ये प्रश्न आ सकता है कि नाग लिपि अर्थात देवनागरी लिपि का नाग लिपि से नामकरण किस ग्रंथ से माना गया? तो यहाँ पर इसका उत्तर आपको पता है। नगरों में प्रचलित होने से इसे देवनागरी नाम पड़ा। ठीक है, यही क्रम हुबहू उठा के पूछ लिया था पेपर में, ये सारा दे दिया था और एक अलग दे दिया था कि बताइए लिपि के विषय में क्या मत गलत है। तो आप देखिए ये मत सारे सही हैं यहाँ पे। अगला है तीसरा, पाटलिपुत्र को नागर, चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण इसे देवनागरी नामकरण किया गया। ठीक है, अर्थात पाटलिपुत्र एक उस समय राजधानी थी मौर्य वंश की, और उसको क्या कहते थे? नागर कहते थे। और चंद्रगुप्त तो हमारे मौर्य वंश के संस्थापक हैं ही, तो देव कहने के कारण इसे देवनागरी लिपि अर्थात देवनागरी नामकरण किया गया। आगे हम बढ़ते हैं। चौथा नंबर, श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोण आदि यंत्रों के माध्यम से लिखे जाते थे। वे यंत्र देवनागर कहलाते थे। उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे। इसी से इसका नाम क्या पड़ा? देवनागरी पड़ गया इसका नाम। आगे बढ़ते हैं हम। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर इसका नागरी पड़ा। ठीक है, इसका नाम नागरी पड़ गया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से इसका नाम नागरी पड़ा। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट, जो कि 7वीं-8वीं सदी ईस्वी के एक शिलालेख में हुआ था। ठीक है, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, धीरेन्द्र वर्मा वाला और गुजरात के नागर ब्राह्मणों, ये आया हुआ प्रश्न है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा किस लिपि का नाम पड़ा था? तो देवनागरी लिपि का नाम पड़ा था। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार इन्होंने क्या कहा था कि मध्य युग की स्थापत्य की एक शैली के नागर होने के कारण इसका नाम नागरी रखा गया। ठीक है, और देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आते रहते हैं कि सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट ने, जो कि 7वीं-8वीं सदी के थे, कि एक शिलालेख में हुआ था। ठीक, अभी तक आपने ब्राह्मी का पढ़ा था कि कहाँ पे प्रयोग हुआ था, अब आपने देवनागरी का पढ़ा। आगे हम देवनागरी लिपि की विशेषताएं अर्थात वैशिष्ट को पढ़ लेते हैं। यह लिपि आक्षरिक है ही, अक्षरों से युक्त है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है। ठीक है, ये भी सही है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम क्या है? वैज्ञानिक, अर्थात पहले कंठ, फिर इस प्रकार से जितने भी क्रम बनते हैं उनका वर्गीकरण किया गया, वर्गों में रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या सुधार हुए हैं। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 में, ये सुधार पूछे जाते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1904 में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की एक छटाई करके 190 टाइपों की एक फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट जो यूज होते हैं टाइपिंग के लिए, फॉन्ट शब्द,
ठीक, फॉन्ट जिसे तिलक फॉन्ट भी कहते हैं बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहला सुधार किसने आरंभ किया था, तो तिलक फॉन्ट से हुआ था, जिसमें कुल 190 अक्षर थे। ठीक, 90 अक्षर थे। आगे हम बढ़ते हैं। सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार की थी। तो आ की सर्वप्रथम 12 खड़ी किसने तैयार की थी, सावरकर बंधुओं ने, तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें आपको यहाँ पे देखिए सब एक साथ मिल जा रही हैं, तो कितनी महत्वपूर्ण ये पुस्तक है। सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर, ठीक है, पंचमाक्षर समझ रहे हैं आप लोग, जो क ख ग घ फिर अंग, ये आया ना पंचमाक्षर। और पंचमाक्षर 5 वर्गों के आखिरी 5 अक्षरों को रख लिया गया है। कौन कौन से हैं, अंगा, इया, ड़, न और म के स्थान पर अनुस्वार अर्थात अंग मात्रा जो होती है, अंग की मात्रा होती है उसका, ठीक है, उसका प्रयोग का प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था, श्याम सुंदर दास ने। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं की व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, व्यंजन के बाद, ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर गोरख प्रसाद ने क्या कहा है कि मात्राओं को व्यंजन के बाद, ठीक है, जैसे आप मात्रा लगाते हैं मान लीजिए, तो इधर लिखते हैं खाना, ठीक है, तो व्यंजन के बाद ही लग रहा है ना, ये व्यंजन हो गया, इसके बाद ये मात्रा लग रही है कि नहीं लग रही है। तो यहाँ पे इस तरह उन्होंने क्या कहा था कि गोरख प्रसाद ने कि मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिनी तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा था। फिर श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि महाप्राण, ठीक है, महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए, जिससे वर्णों की संख्या में कमी आ जाए। ये बहुत अच्छा है। अच्छा, आप कमेंट के माध्यम से उत्तर दीजिए कि आपने अगर अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ा है तो ये कौन कौन से शब्द अक्षरों को महाप्राण कहा जाता है और किसको अल्प प्राण। इसका उत्तर आप जरूर कमेंट के माध्यम से दें। आगे हम बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। ये आया हुआ प्रश्न है और पूछा भी जाता है कि नागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब हुआ था, तो 1935 में। किसने किया था, महात्मा गांधी के सभापतित्व में हुआ था। कौन से अधिवेशन में, हिंदी साहित्य सम्मेलन के, तो 24वें। इस लाइन में कितने प्रश्न बन रहे हैं। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। सम्मेलन में कुल 14 सुझावों को स्वीकार किया गया था। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि कितने सुझाव स्वीकार किए गए थे, तो कुल 14। और संयोजक कौन थे, तो काका कालेलकर। नागरी प्रचारणी सभा ने सन 1945 में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया था। ठीक है, एक समिति का गठन किया था। कौन सी समिति का, आप यहाँ पे देख रहे हैं कौन सी समिति का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो समिति बनी थी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब, कि आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में क्या हुआ था, नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया था। इस समिति की कुल 9 बैठकें हुई थी। समिति ने 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 नवंबर, ठीक, अब देखिए क्या हुआ था उसने, 28 नवंबर को सन 1953 में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जब ये गठन हुआ तो सबसे पहले देखिए ये पंचमाक्षर जो थे उन सुझावों को बहुत सही तरीके से लागू किया गया था और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को परिषद में आमंत्रित कर दिया गया था, बुला लिया गया था कि देखिए ये सुधार किए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता में तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया था। तो इस प्रकार से यहाँ आपका ये लिपि जो थी हमारी देवनागरी लिपि के अंतर्गत हमने देवनागरी लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि और गुप्त लिपि के सभी
सभी विशेषताओं को और इनका कैसे विकास क्रम रहा था, ये सब पढ़ लिया। अब अगले टॉपिक हमारा इसके आगे रहेगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और अपना अध्ययन बार बार रिवीजन करते रहें और पढ़ते रहें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।